the truth is कि actually जब पहली दफ़ा हमने ये खबर आया या हमें पता चला कि भारत में SCO हो रहा है तो कोई दिलचस्पी नहीं था, ख़ास तौर पे ज़ाती दिलचस्पी भी नहीं था मेरा कि मैं इसमें for emotional reasons कि मैं नहीं जा, मगर जब हमने बैठा और उस पर अपने फॉरेन ऑफिस का इंटरनल मीटिंग्स भी की, इसके बारे में सोचा, तो ये डिसीजन लिया गया कि SCO is a multilateral forum, it's a multilateral engagement। और जैसे जब मैं यूनाइटेड नेशंस के किसी इवेंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया या G77 ग्रुप का चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में कोई मीटिंग होता है, तो that doesn't count as a bilateral visit to the United States, that's a multilateral organization जिसमें हम शिरकत कर रहे थे। सेकंड पॉइंट जिस पे हमने गौर किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका हम और भारत 2017 में मेंबर्स बने एक साथ, इनका बानी जो है, इनका फाउंडिंग मेंबर्स जो है, एक तो रूस है और दूसरा हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड चाइना है, वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमने अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, अपॉलॉजीज कि वी स्टार्ट लेट, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये इस पॉइंट को भी नोट किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीन है। जब से ये यूनिटी गवर्नमेंट आया है, हम SCO के कॉन्टेक्स्ट को और सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्रायोरिटी बनाए हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली जो SCO मीटिंग हुआ था ताशकंद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, समरकंद में हेड ऑफ स्टेट्स का, उसमें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से शिरकत भी किया। और जो हेड ऑफ स्टेट्स का समरकंद में मीटिंग हुआ था, that was the first visit for the president of China outside of China after becoming after the COVID pandemic restrictions were lifted in China। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम भेजते हैं कि ना सिर्फ कितना सीरियसली हम सब SCO को लेते हैं, बल्कि कितना सीरियसली चीन हमारा SCO को लेते हैं। फिर हमारा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, and in an increasingly polarized geopolitical environment, मैं तो कभी कोई प्लेटफॉर्म छोड़ने का हामी नहीं हूँ। जो भी वेस्ट के भी की तरफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी भरपूर शिरकत और अपना मुकदमा उनके सामने रखना भी ज़रूरी। तो इस फोरम पे भी सोचा गया कि जहाँ CPEC हमारा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म है, इंटरकनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी CPEC के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एजेंडा आइटम है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कि एक्चुअली ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ जाएं, मगर इस अंदाज में जाएं कि हम पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने, लेकिन दुनिया के सामने रखें। और अगर हम नहीं जाते, इट वुड बी अकिन टू कटिंग आवर नोज टू स्पाइट आवर फेस, कि हम ओपन फील्ड दूसरे को क्यों दें? Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, फिर उसके बाद जाने से पहले मैंने इंडिविजुअली जो हमारे इत्तेहादी जमातों हैं उनके सरबराह से, उनका पार्लिमानी लीडर से या किसी न किसी से रब्ता करने की कोशिश की, ताकि मैं अपने तौर में तो जाऊं पर मैं सबके इनपुट के साथ जाऊं। तो इस इनपुट को लेके हमने ये फैसला लिया कि हम जाएंगे, और मेरा ख्याल में it turned out to be a good decision to go। जाने से मुझे ये मौका मिला कि एक तो there's the official SCO conference जिसमें मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा। जो हमारा मेज़बान मुल्क था, जो हमारा होस्ट कंट्री था, उनका इरादा था कि इस प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज़ करके उनका जो वर्जन है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो एक बयानिया है, वो अनचैलेंज सामने रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद थे। जहाँ भी, वैसे तो SCO के रूल्स है, SCO के गाइडलाइंस है कि हम एक दूसरे के जो
जो बायलैटरल इश्यूज होंगे उसूली तौर पर वो नहीं उठाए जाते, मगर नाम लिए बगैर हमारा बेज़बान ने ऐसे कुछ इश्यूज का जिक्र किया था अपना तकरीर में, तो फिर हमने भी मुनासिब समझा कि अगेन विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम हमने पाकिस्तान का जो इश्यूज है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा, और जो थ्रस्ट था भारत की मैसेजिंग में दहशतगर्दी के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो इम्प्रेशन वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो दहशतगर्द है, पाकिस्तानी तो दहशतगर्द है, कश्मीरी तो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्दों से तो बात नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल में एक बहुत पोइनियंट, पावरफुल और उनका बयानिया का एक मुंह तोड़ जवाब ये था कि मैं वहाँ बैठ के मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको समझाऊं, मैं उनको कहूं कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं खुद इस टेबल में से जो भी बैठे हैं मैं खुद मुतासर हूं in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. यहाँ तक कि मैंने कहा कि अब आप अगर जो सारे ममालिक यहाँ मौजूद हैं इन सब का जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं उनको आप मिला भी दें, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, हमारा जो कैजुअल्टी काउंट है वो इनसे ज़्यादा है, और यही वजह है कि हम असल में चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का हल निकालें। इसलिए नहीं कि वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं। उस इवेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ साथ जो तमाम वज़राए ख़ारजा SCO के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ मेरा या पूरा बायलैटरल मुलाकात हुआ या वन-ऑन-वन मुलाकात हुआ, और मुझे एक्सेप्ट फॉर वन तो मुझे ये भी मौका मिला कि उनकी सरजमीन पे जाके ये बड़ा ज़रूरी था इन द जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि भारत की सरजमीन पे ना सिर्फ मेरे चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुआ, रूस का वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बहुत तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए। इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल engagements, of the bilateral engagements, एक जो एलिमेंट मिसिंग था जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का इवेंट पे जाते हैं वो तो आपका बायलैटरल मुलाकात होता होस्ट ममालिक के साथ, आपका बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस विद द होस्ट कंट्री। तो हमने उसूली तौर पे जाने से पहले ये तय किया था कि 2019 के वाक़यात की वजह से we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. ये हमारा उसूली मौक़िफ़ था, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो stated position था. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. और मेरा ख्याल में एक फुकदान है, एक बहरान है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो जिस तरीके से हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था, कल्चर टू कल्चर बातचीत होता था, वो बहुत ही मुतासिर हुआ है फॉर द नॉट जस्ट फ्रॉम 2019, इवन फ्रॉम बिफोर. तो जो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस ट्रिप के हवाले से मिला था कि भारत के जो सीनियर एंकर्स हैं और जो सीनियर प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मुझे ये मौका मिला कि मैं बैठूं और डायरेक्टली उनके थ्रू मुखातिब हूं भारत के अवाम के साथ. और एक बार फिर वहाँ इन इंटरव्यूज़ में भी हमारा ये कोशिश था कि एक मिथ, एक परसेप्शन, एक बयानिया जो मुसलमानों के बारे में फैलाया जा रहा है, कश्मीरियों के बारे में फैलाया जा रहा है, पाकिस्तानी के बारे में फैलाया जा रहा है, उसको डिसप्रूव करने की कोशिश, उसको काउंटर करने की कोशिश कि हम सब दहशतगर्द नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं,
एक्चुअली हम वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, और अगर इस अमन में कोई रुकावट है तो वो लोग हैं जिन्होंने 2019 के फैसले लिए, जो हमसे किसी न किसी बहाने पे या किसी की वजह से वो बातचीत आगे नहीं लेके जा रहे। अगेन आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी हम सबको ज़्यादा लेना चाहिए। हम तो अपना मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, मगर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप, इवन आवर पार्लियामेंटेरियंस, हमें उनका मीडिया से तो ज़रूर इंगेज करना चाहिए, ताकि ये मिसपरसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बनाया जा रहा है, उसको हम काउंटर कर सकते। थ्रू आउट माई स्टे इन गोवा, मैंने ये पब्लिकली भी उनका मीडिया में वो कन्वे किया है कि एट नो पॉइंट इन टाइम वो माई होस्ट बैड होस्ट्स, वो अच्छे होस्ट रहे। उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स और पूरे रूल्स के मुताबिक हमें चलाया, और हमारे ज़ाती इंटरेक्शंस में ऐसे कोई मौका नहीं था जहां मेरा जो काउंटर पार्ट था उनको कोई गलत रवैया हो, या एब्सोल्युटली प्रोफेशनली उस लिहाज से उन्होंने एंगेज किया। बस अफसोस के साथ कि जाते हुए हमारा पीठ पीछे जब हम मौजूद नहीं थे जवाब देने के लिए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ऐसे जज्बात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो मेरे ख्याल में नामुनासिब था। It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO का जो प्रेस रूम है, और आपके पीछे सारे ममालिक के फ्लैग्स भी हो और SCO का नाम भी हो, और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो गैर मुनासिब था। It was a violation in my view of the SCO rules। मगर उस इंसिडेंट के अलावा मेरा कंक्लूजन इस ट्रिप के बाद ये था कि जहाँ तक कश्मीर का मसला था, जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल इश्यूज है, और जहाँ तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रॉम द एससीओ टू द एससीओ, कि इन तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट। और आगे जाके हमारे सामने एक तो पीएम साहब का, हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्रेंस होगा उस पे फैसला लेने पड़ेगा कि शिरकत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं। और आगे जाके फिर 2026 और 27 में पाकिस्तान का बारी होगा कि हमें एससीओ कॉन्फ्रेंस का ये जिम्मेदारी मिलेगा और हमें भी मेज़बानी करना पड़ेगा। एंड इंशाल्लाह ताला जब वो मौका आएगा, मेरा उम्मीद ये है कि विद इन द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकैलिटी के भारत भी उसी अंदाज से एससीओ के साथ एंगेज करेंगे जैसे मैंने एंगेज किया। वो एससीओ की हद तक है, एंड I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you very much. First of all, हम appreciate करते हैं the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस SCO चेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये काउंटरपार्ट वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेनेट ख़ारिजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का बानी मुल्क चीन है। शंघाई ताउन तंजीम एक कसीरुल-जहती फोरम है। अगस्त 2019 के बाद मैं तो नहीं था, एंड इनफैक्ट मेरा यहाँ तकरीबन जो एटलीस्ट वहाँ तक जितने लोग हैं मेरे साथ थे जहाज़ पे जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मगर जैसे मैं उतरा जहाज़ से, मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे इनफैक्ट आई वाज सपोज टू फ्लाई टू इस्लामाबाद, रिफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची, मगर मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए, और फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे एंगेज किया। First of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनिशिएट किया, और particularly terrorism जिस तरह आपका it's very close to your heart because of Sheikh Mohammed and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned promotion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए
कि इंडियन decent population जिनकी contribution to उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my points, or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. हमें बार बार मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आपकी लीडरशिप में जो इंडियन डार्क साइड है as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace, it needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप यू आर द ग्रैंडसन ऑफ Bilawal Bhutto, जिसकी इंडिया के साथ एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग ली है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स नैरेटिव. सो वी शुड ऑल कैरी दैट. हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है और इस बात को मजीद स्ट्रेंथ के साथ करनी चाहिए. उनकी इन्वेस्टमेंट ब्राउंडर भुट्टी में थी. मेरी दरख्वास्त है नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो साथ में सरफराज भुट्टी ले जाएँ, तो भुट्टी वर्सेस भुट्टी उनको पता लगता है. आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, वो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट जो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड, और जब मैंने कलभूषण का एक फैक्ट का जिक्र करते हुए, मतलब आई वाज़न्ट ट्राइंग टू स्कोर पॉइंट्स और एनीथिंग, मेरा मकसद ये था कि आप हमें नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हमें एड्रेस करना चाहिए, बस ज़रा इस स्टेट एक्टर का आप जवाब दें. जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट कैम्ब्रिज एजुकेटेड लोग भी जज्बाती हो गए, उससे मुझे sort of अंदाज़ा हुआ कि this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey, because उनका एक बड़ा insular, even though there's supposedly a big democracy now और इतना ज़्यादा media है इनका, they have such an insular environment कि इनको कलभूषण यादव के बारे में पता नहीं है. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, और हमारा right है कि हम इस issue को उठाएं, इस issue पे हम highlight भी करें, मगर साथ साथ मेरा मकसद ये नहीं था कि oh you mention one and I mention another. हमारा मकसद, हमारा मैसेज ये था कि जो हमारे मसले हैं हम इनका हल निकालने की कोशिश करें, मगर ऐसे हमसे ना बात करें कि सारे बुराई यहाँ और आप किसी किस्म की आसमान से उतरे हुए लोग हैं. मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हम उस मौके पे आए कि हम इंगेज कर सकते हैं, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. कि हमारा सिक्योरिटी के लिए, आपका सूबा के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए, मगर ख़ास तौर पे जो एडवेंचरिज्म हो रहा है आपका सूबा में, और फिर जो भी उनके कंसर्न्स होंगे, हम भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि जो आपके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अगर आप कहेंगे कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग टू डील. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक, Pakistan has always been willing to engage, and we continue to be willing to. उसके साथ साथ इस मौके से फ़ायदा उठा के मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि गुज़श्ता दिनों जो अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे जो दौरे पे आए, तो मीडिया के मुताबिक उसने ये कहा था कि पाकिस्तान GTP के साथ दोबारा बातचीत
सवाल किया Again, ये बहुत अहम टॉपिक है और अफगान क्वेश्चन पे मेरे ख्याल में जो तमाम every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. और अब तो एक साल से ज़्यादा हो गया है जब से ever since the fall of Kabul, और उनका असरात पूरी दुनिया देख रहे हैं, मगर as their neighbor we're experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, हमारा जो vision है कि हम Central Asia से trade करवाने चाहते हैं, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked. And सब अपने economic integration चाहते हैं, regional economic integration चाहते हैं. So Afghanistan is a key peg in that. कि अफगानिस्तान अगर stable होगा, secure होगा, prosperous होगा, तो सबसे पहले अफगानिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade और इस लिहाज से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. हम भी, we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and हमारा नियत तो यही है कि हम चाहते हैं कि अपने अफगान भाइयों के issues जो हैं हम एक अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से इनको हल करें. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. एक तो let's start with उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं. जो अफगानिस्तान के resources है, जो उनके अपने funds है, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. जो अफगानिस्तान और अफगान के इंटरम हुकूमत से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सारी चीज़ें में आपका मदद करना चाहते हैं. हम आपके भाई हैं, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो आप तरक्की करेंगे. हमारा सिर्फ इतना इशू है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमारा कोर इशू है. आप चीन के साथ इंगेज करेंगे, चीन के कुछ कोर इश्यूज है जिसका हम सब ऐसे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोर इश्यूज है, मैं उतना उनका दिफा करूँगा. तो मेरा उम्मीद होगा, पाकिस्तान के अवाम का उम्मीद होगा कि अगर ये पाकिस्तान का कोर इशू को अफगानिस्तान का इंटरम हुकूमत इतना ही गार्ड करेंगे जैसे वो उतना उनका अपना कोर इश्यूज है. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. तो हम तो अभी से उससे मुतासिर हो रहे हैं. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but खुदा ना खास्ता we won't be the last victims. अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफगानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहाँ से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions.
We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally मुमालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा bilateral था चीन के साथ, फिर trilateral था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा bilateral था interim government के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda, and in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. कि Tehreek-e-Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. कि इसको आपने हमारा page पे आके, we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. कि एक issue हल हो जाता है, then there's nothing that can stop us. हम पूरा दुनिया को मिलके मुंह दे सकते हैं. मगर जब तक ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा, तो there'll be a lot of space for problems to take. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. यहाँ तक कि उनके पास वो border force नहीं है कि वो अपना border manage करे. And border management science all over the world will tell you कि border manage करने के लिए जो basic element है कि वो एक तरफा manage नहीं हो सकता है, वो दोनों तरफ manage हो. ये उनका genuine missiles हैं. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आईन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको हम, we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. कि इस पे हमने साथ मिलके काम करना है ना. पाकिस्तान को हर वो काम करने के लिए तैयार है इन organizations का, इन तंजीमों का मुकाबला करने के लिए. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But ये एक लंबा सफर है जो हमें साथ तय करना पड़ेगा. And जैसे ये issue तय हो जाए, तो पाकिस्तान के काफ़ी मसले हल हो जाते, उनके अपने मसले हल हो जाते. ये जो हमारा SCO है, इनका जो economic potential है, वो unlock हो जाता. So thank you for your question, Mr.
कम उम्री में जो मनसब आपने संभाला है और आपकी सरगर्मियाँ सबके सामने हैं, आपकी मीटिंग्स भी, गुफ्तगू भी, और उस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और एक फारसी का एक मक़ूला है कि बुजुर्गी बअक़ल अस्त न बसाल, तवंदरी बदिल अस्त न बमाल। कहते हैं कि बड़ा होना जो है वो अक़ल के साथ ताल्लुक़ रखता है, न उम्र के साथ। और सखावत जो है वो दिमाग के साथ ताल्लुक़ न रखता है बल्कि दिल के साथ ताल्लुक़। तो इस उम्र में इस अहम मनसब पे जो आपकी कारकर्दगी हुई है उसको तहसील की वजह से देखता हूँ। चलाने तहसील जो सवाल है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान मुसालहत के हवाले से जो कोशिशें हो रही है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान काफ़ी देर से हम न सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हर कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग का हामी है, इंगेजमेंट का हामी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हामी है। और जब भी हमारा ईरान के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, जिसका भी हुकूमत हो, हर दफ़ा इस टॉपिक पे पाकिस्तान की तरफ से एक एडवाइस, एक मशवरा और उम्मीद ही यही है हमारा कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स खास तौर पे मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो मसले हैं वो हल हो। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो चीन का है। मैं खास तौर पे अपना जो काउंटर पार्ट स्टेट काउंसलर वांग यी का जिक्र करना चाहूँगा कि ये दिस इज इन अ टाइम, एक ज़माने में जब सिर्फ और सिर्फ हमें बुरा खबर मिलता है। टीवी आप खोलते हो तो वो शुरू होता है बुरा खबर से ख़त्म हो जाता है। अपॉलॉजीज टू माय मीडिया फ्रेंड्स इन द रूम। मुकम्मल हो जाते हैं तो बुरा खबर के साथ मुकम्मल हो जाते हैं। और जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट में जो बड़े बड़े कुव्वतें हैं, जो सुपर पावर्स हैं, जो एक ज़माने में इनका रोल था, उनका एक याद स्टिक होता था जिससे आप इनका किरदार को जज करते थे, वो इस बात पे होता था कि कौन अमन के लिए काम कर रहे हैं, कौन लड़ाई कम कर रहे हैं। वो सारे कुव्वतें जो माजी में अमन के लिए कोई किरदार अदा करते थे, अनफॉर्चुनेटली एक एनवायरनमेंट ऐसे हुआ है कि वो आपस में सुलह करने के बजाय वो लोगों को मैं तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान हूं, मैं वो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से उनको शायद वो पीस मेकिंग का किरदार अदा करना चाहिए वो एटलीस्ट हमें नजर नहीं आ रहा था। एंड हम खास तौर पे जब अब एक जंग का माहौल इतना देर बाद यूरोप में आ गया है, इनका जो they're very emotional, they're very upset right now and legitimately so. उसकी वजह से टेंशन्स तो बहुत इजाफा हुआ है। और अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री का या इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं तो ये वो वक्त है जहां वो हाइटन टेंशन्स। और इस पूरा सिचुएशन में चीन ने ऐसे किरदार अदा किया कि सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात थे वो लोएस्ट एब पे थे, मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं था, मिशंस इनके खुले नहीं थे। और इस सूरत हाल में मेरा ख्याल में चीन ने अपने आप को ना सिर्फ सुपर पावर साबित कर दिया मगर पीस मेकर साबित कर दिया। और जो आने वाले ज़माना है, जो नया दौर है, उसमें मेरा ख्याल में जो जंग करवाने वाले लोग हैं उनके लिए कम जगह होगा और जो अमन कायम वाले लोग हैं उनके लिए ज्यादा जगह होगा। जैसे ये अच्छा खबर हमें मिला, जैसे हमने देखा कि चीन, सऊदी और ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स हुआ, उसके रिपल इफेक्ट्स आपको पूरा मिडिल ईस्ट में नजर आना शुरू होगी, यमन में आपको नजर आना शुरू हो गया है। और उम्मीद है कि जैसे अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो ईरान और सऊदी ताल्लुकात में बेहतरी की वजह से
पाकिस्तान पे बहुत अच्छा जो असर होगा. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. तो जहाँ तक G20 का पूरा मीटिंग नहीं तो ये यूथ कन्वेंशन टूरिज्म का जो इवेंट्स रखे गए थे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल, जितने दफ़ा हम कंडेम करें वो कम होगा, ऑफेंसिव, obnoxious. मुझसे इस पे सवाल किया गया था जब मैं भारत पे था, और मैंने तब भी उनको यही जवाब दिया कि ये तो समझ रहे हैं कि ये शायद बड़ा कमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं. इनका एरोगेंस जो है that is on display for the world to see. कि भारत कह रहा है तो hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. मेरी मर्जी जो मैं करूं. वो शायद खुश हो रहे होंगे कि ये काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. तो ये जितना अपने अना पे और अपनी जिद की वजह से इस किस्म के काम करेंगे, उतना ही मेरा ख्याल में वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे. This was an obnoxious effort. मगर आपने देखा, मैंने सिर्फ एक ही इतना ही सा वादा किया था भारत में जब मुझसे पूछा गया. बड़े क्लेम्स नहीं, मैंने सिर्फ इतना से उनको कहा कि आप देख लेंगे भारत will be unable to achieve 100% attendance. और इसलिए कि मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इस गोल पे नाकाम रहे. And they were unable to get, I think it was 60 was the total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended, but attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. और मैं ज़रा देख रहा था कि मीडिया कवरेज, कि अगर आप नॉर्मलसी को दिखाना चाह रहे हो, नॉर्मलसी का पैगाम और टूरिज्म का पैगाम भेजना चाह रहे हो जम्मू कश्मीर के बारे में, मैंने सारे यूनाइटेड किंगडम का, अमेरिका का, फॉरेन पॉलिसी का, मैंने सारे ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो उठाए. मुझे एक नहीं मिला. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. हर रिपोर्ट में मुतनाज़ा इलाका का जिक्र है, या 2019 का जिक्र है, या ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का जिक्र है. तो अगर उनका मकसद नॉर्मलसी का पैगाम था, उसमें वो नाकाम रहे. अगर उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को बुला के पूरी दुनिया मान भी लेंगे, सारे आ ही जाएंगे और उनको एक किस्म का सील मिलेगा, वो भी नहीं हुआ. जहां तक आपके एफर्ट्स होंगे, पाकिस्तान के एफर्ट्स होंगे, इनके एफर्ट्स होंगे, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say कि this is something कि आप जितना भी condemn करें वो कम होगा. Every crisis provides an opportunity, and इस crisis का opportunity ये था
کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے، ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن، انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو، ان کو وہ موقع ملا. دوسرا آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک جے کے پی پی کا نمائندگی تو ہے، لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2 موجود تھے، اپنے اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی، اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ اور the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، پھر پاکستان دہشت گردی سے شدید متاثر ہوا ہے. دہشت گردی صرف پاکستان کا ہی نہیں پورے خطے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، جس کے حل کے لیے پوری دنیا کو مل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے موقف کو سب کے سامنے